मेरी गुड़िया, क्यों ना इस बारे में हम बाद में बात करें। यति भैरव की बातों में छिपी हिचकिचाहट को साफ महसूस कर रही थी। भैरव, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर आई हूँ। अगर इस बार तुम मुझसे दूर हो गए तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरा भरोसा रखो मेरी गुड़िया, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। भैरव यति को भरोसा तो दिला रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो सुमन को लेकर परेशान भी था। उसे याद था कि उसने सुमन को कोरे कागज पर दस्तखत करके दिए थे। उसे यह भी याद था कि सुमन ने उसे कॉल करके ये जानने की कोशिश भी की थी कि क्या वो सच में गांव में अकेला है या नहीं। भैरव सुमन को लेकर थोड़ा परेशान था, जबकि वहीं दूसरी तरफ सुमन भी उस रहस्यमयी शख्स के कॉल के बाद गांव जाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन तभी फिर से अचानक आए उस रहस्यमयी शख्स के कॉल ने उसे चौंका दिया। क्या हुआ सुमन, तुम गांव के लिए निकल रही हो क्या? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि भैरव यति के साथ गांव में है। हाँ सुमन, उस धोखेबाज भैरव की ये बात मैं नहीं तुम्हें बताई थी। सुमन, मैं तुम्हें भैरव की सारी बातें बताता, यति की भी सारी बातें बताता हूँ। लेकिन सुमन, एक बात बताओ, तुम मुझसे बहुत सारी बातें क्यों छिपाती हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुमन की इस बात पर कॉल पर पहले कुछ देर शांति रही, लेकिन फिर उस शख्स ने कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनकर सुमन बुरी तरह से चौंक गई। सुमन, तुम मुझसे ये छिपा रही थी कि तुम भैरव के बच्चे की माँ बनने वाली हो। ओह गॉड, इसे ये बात कैसे मालूम? कहीं ये उससे मिलकर तो नहीं आ गया? कहीं इसने मेरे राज को जान तो नहीं लिया? क्या हुआ सुमन, चुप क्यों हो गई? कहीं तुम मुझसे कोई और बात तो नहीं छिपा रही हो? नहीं। हाँ, ना ही छिपाओ तो अच्छा है, क्योंकि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, और अगर हम दोनों में से किसी ने भी इस नाव में छेद कर दिया तो समझो कि तुम भी डूब जाओगी और मैं भी डूब जाऊंगा। मेरा यकीन करो, मैं और कुछ नहीं छिपा रही। सुमन की बात सुनकर पहले तो कॉल पर मौजूद वो शख्स जोर से हंसा और फिर बिना कुछ कहे उसने फोन रख दिया। अभी भी सुमन के कानों में उस शख्स की हंसी गूंज रही थी। नहीं, ये मेरे इतने सारे राज नहीं जान सकता। मुझे ये पता करना होगा कि कहीं ये मेरे बारे में सब कुछ तो नहीं जानता। मुझे गांव छोड़कर पहले ये पता करना होगा कि कहीं इसने मेरे सारे राज जान तो नहीं लिए। इतना कहते हुए सुमन सारा सामान छोड़कर बस अपनी कार की चाबी लेकर घर से निकल गई। सुमन गांव जाना छोड़कर शहर में ही कहीं और जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ गांव के बाहर एक पहाड़ के किनारे जोरावर सिंह और मालती और किरण देवी अपने डाकुओं के साथ मौजूद थे। मालती और जोरावर सिंह दोनों के चेहरों पर शातिर मुस्कान और आंखों में एक अजीब सा वहशीपन था। वो दोनों अब ग्राम देवता त्योहार के बीच ही गांव पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहे थे। गांव वालन लोगन के साथ साथ पूरा ठाकुर परिवार ग्राम देवता की पूजा में व्यस्त हुई। लेकिन ठाकुर परिवार का कोई भी सदस्य ये ना जान सकेगा कि ये खुशी उनके लिए आखिरी खुशी साबित होने वाली है। हाँ किरण देवी, तुमने सही कहा था, एकदम सही मौका है। हम लोग ग्राम देव की इस पूजा में आज उस भैरव की बलि देकर उसका खात्मा करेंगे। जोरावर सिंह ने नफरत भरे चेहरे से गांव की ओर देखा और तुरंत ही अपने हथियारबंद आदमियों को गांव के चारों ओर तैनात होने का हुक्म दे दिया। जोरावर सिंह गांव पर हो रहे इस हमले की तैयारी एकदम गुपचुप तरीके से कर रहा था, ताकि किसी को भी इसका अंदाजा ना हो। इस बार भैरव और यति दोनों के दोनों खत्म होकर रहेंगे। मेरी माँ का सालों का सपना आज पूरा होके रहेगा। इन दोनों को मारने के बाद मैं जल्द ही माई को जेल से बाहर निकालूंगी। मालती की तरह इधर जोरावर सिंह भी अपने सालों पुराने बदले की आग में जल रहा था। मैं आज इस भैरव को मारकर अपने आकू और बाकू सिंह का बदला पूरा कर लूंगा। इस बार कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। जोरावर सिंह और उसके डाकू अब किसी भी पल हमला शुरू कर सकते थे। वहीं गांव के अंदर मौजूद लोग अभी भी इस खतरे से पूरी तरह से अनजान थे और वो अपनी खुशियां मनाने में बिजी थे।
गांव में चारों ओर त्योहार की रौनक थी। ढोल नगाड़ों की धुन पर गांव वाले मदमस्त होकर नाच रहे थे। चारों तरफ जश्न का माहौल था और अब भैरव यति भी इस खुशी का हिस्सा बन चुके थे। उनकी आंखों में सुकून और एक नई शुरुआत की चमक दिखाई दे रही थी। ग्राम देवता की इस पूजा के अवसर पर उनके दिलों में बीते समय की कड़वाहट खत्म हो चुकी थी और वो दोनों एक नई जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं इस ग्राम देवता की पूजा में पहली बार शामिल हो रही हूँ। गुड़िया, मैं भी आज के दिन को कभी नहीं भूलूंगा। गुड़िया, चलो आओ, ग्राम देवता के इस मंदिर में पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा है। इधर गांव वाले भी ग्राम देवता की पूजा में मग्न थे कि तभी ढोल नगाड़ों के बीच घोड़ों की टापों की आवाजें और जोरावर सिंह के आदमियों की चिल्लाहट गूंजने लगी। एक पल में ही अचानक जश्न का माहौल आतंक में बदल गया। त्योहार की मस्ती में चूर लोगों पर जोरावर सिंह और उसके आदमियों ने अचानक हमला कर दिया। जोरावर सिंह के सारे डाकू अचानक ग्राम देवता पूजा स्थल में घुस आए और चारों ओर तबाही मचाने लगे। गांव वाले अचानक हुए इस हमले से सहम गए और चारों ओर भगदड़ मच गई। हमला! जोरावर सिंह ने हमला कर दिया! भागो! भागो भागो भाई, जोरावर सिंह और उसके आदमियों ने तो अति कर दी है। जान बचानी है तो भागो! जोरावर सिंह के हमले की वजह से चारों ओर चीख पुकार गूंजने लगी थी। गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में छिपने की कोशिश कर रहे थे। इधर बाहर से गोलियों की आवाज सुनकर भैरव और यति को भी सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। जरूर किरण देवी ने ही जोरावर को इन डाकुओं को हमला करने के लिए भेजा है। यति के साथ रहने की वजह से भैरव के चेहरे पर भी डर के भाव आ गए थे। वो ये सोचकर ही डर से भर गया था कि अगर इस हमले में यति को कुछ हो गया तो वो खुद को मरते दम तक माफ नहीं कर पाएगा। ओह, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। किरण देवी ने भी जानबूझकर इसी वक्त हमला इसलिए करवाया है क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त मैं यति के साथ यही मंदिर में रहूंगा। उसकी इस हरकत के लिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भैरव डाकुओं का सामना करने से पहले यति को सुरक्षित किसी जगह पर पहुंचाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन भैरव की इस सोच के बीच रास्ते में उसके कई दुश्मन खड़े थे। भैरव यति को ग्राम देवता के मंदिर से ले जाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी जोरावर सिंह के डाकुओं ने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। बस भैरव, तुम्हारी दौड़ यहीं तक थी। अगर मैं अकेला होता तो इन लोगों से अकेले ही भिड़ जाता, लेकिन गुड़िया के साथ रहते हुए इनसे भिड़ना खतरे से खाली नहीं है। पहले मुझे यति को सुरक्षित रखने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उसके बाद ही मैं इन डाकुओं से खुलकर लड़ सकता हूँ। भैरव यति को सुरक्षित रखने का रास्ता ढूंढ रहा था। उधर उसके चारों ओर मौजूद वो डाकू भी भैरव की कमजोरी समझ चुके थे। हम जानते हैं कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है भैरव, लेकिन आज तू न तो खुद को बचा पाएगा और ना यति को। आज तुम दोनों मारे जाओगे। इतना कहते हुए वो डाकू भैरव पर हमला करने ही वाले थे कि तभी ग्राम देवता की पूजा करने वाले कुछ नौजवान लड़के चिल्लाते हुए भैरव की ओर दौड़ पड़े। भैरव दादा, आप डरिएगा नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। मर्दे, आज ग्राम देवता की पूजा में जानवरों की नहीं बल्कि इन डाकुओं की बलि दी जाएगी। भैरव दादा, ये लीजिए, पकड़िए। अचानक नौजवान लड़कों को अपनी तरफ आता देख डाकुओं के चेहरे पर थोड़े डर के भाव आ गए थे, लेकिन जब उन लड़कों ने भैरव की तरफ एक तेज धार वाली तलवार उछालकर फेंकी तब सभी डाकुओं के चेहरों पर भय के भाव साफ दिखाई देने लगे। मर्दों, डरना नहीं है, ये बस मुट्ठी भर लड़के हैं और एक अकेला भैरव है। हम लोग इसे आसानी से निपटा सकते हैं। हाँ मर्दे, इसे आसानी से निपटा सकते हैं। चलो टूट पड़ो। इतना कहते हुए वो सारे डाकू तुरंत ही भैरव और उन लड़कों की तरफ चिल्लाते हुए बढ़ने लगे। भैरव ने भी तुरंत मंदिर के लड़कों की ओर इशारा किया और फिर डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। इधर यति ये सब कुछ देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी, पर तभी भैरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने पीछे छिपा लिया। गुड़िया, तुम पीछे रहो,
मैं इनसे निपटूंगा। मेरे रहते ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर भैरव, इनके पास बंदूकें भी हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मेरी गुड़िया, मुझे कुछ नहीं होगा और तुम्हारे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। पर गुड़िया, तुम इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें चोट की एक खरोंच भी ना आए। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। भैरव ने मुस्कुराते हुए यति को देखा और हवा में अपनी तलवार घुमाते हुए तुरंत आगे बढ़ने लगा। भैरव की तलवार चलाने की गति इतनी तेज थी कि उसके सामने बंदूकधारी भी लाचार दिख रहे थे। भैरव तेजी से अपने दुश्मनों की गर्दनों को हवा में उड़ा रहा था। उसका गुस्सा और जोश अब चरम पर था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो डाकुओं को नहीं बल्कि रसोई में बैठकर गाजर मूली की सब्जी काट रहा हो। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझसे बचने का एक ही तरीका है, मेरे रास्ते से हट जाओ। भैरव लगातार डाकुओं की संख्या कम कर रहा था। उसके इस खतरनाक रूप को देखकर जोरावर का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने गांव वालों को मारने में लगे अपने डाकुओं को बुला लिया और सभी को बस भैरव को मारने का हुक्म देने लगा। देख क्या रहे हो? मार डालो, खत्म कर दो इस भैरव को। इधर भैरव ने जैसे ही और ज्यादा डाकुओं को अपनी ओर आता देखा, वैसे ही वो गुस्से में जमीन पर जोर से पैर पटकने लगा और फिर अचानक जोर से चिल्लाते हुए उन डाकुओं पर टूट पड़ा। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया ने ते मैं बाज तुड़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जितने आ सकते हो, मैं ये बार बार का झंझट खत्म करके ही रहूंगा। आज तेरे सारे डाकुओं का मैंने सिर कलम नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी ठाकुर भैरव नहीं, जोरावर। भैरव के सिर पर मानो खून सवार हो गया था। वो बस तेजी से अपनी तलवार चलाए जा रहा था। चारों ओर खून के छींटे और डाकुओं के कटे फटे अंग बिखरे थे। इधर भैरव के इस भयानक रूप को देखकर यति सिकुड़ गई थी। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि भैरव की खूंखारता आज भी वैसी ही थी जैसी सालों पहले। वो सोच रही थी कि भैरव आज सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन तभी अचानक उसने जैसे ही एक डाकू को अपनी ओर आता देखा, वैसे ही उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। भैरव को नहीं मार पाया तो क्या हुआ? अब मैं तुझे ही मारकर वाही लूट लूंगा यति। वैसे भी भैरव इतनी दूर है कि शायद ही तुम्हारी मदद को आ सके। इतना कहते हुए वो डाकू यति पर बस अपनी तलवार चलाने ही वाला था कि तभी अचानक गोली चलने की तेज आवाज आई और वो डाकू धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया। उस डाकू पर गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शेखर था। दरअसल शेखर भी समर्थ और कार्तिक के साथ मंदिर की ओर जा रहा था, लेकिन जब उसने दूर से गोलियों की आवाज सुनी तो तुरंत समझ गया कि जोरावर और उसके डाकुओं का ही काम है। इसीलिए उसने मंदिर आने से पहले ही पास के थाने से तुरंत पुलिस फोर्स बुला ली थी। जवानों, देख क्या रहे हो? इन डाकुओं ने सालों से यहाँ उत्पात मचा रखा है, लेकिन अब और नहीं, अब इनका खात्मा करो। शेखर के ऑर्डर पर पुलिस के जवान तुरंत डाकुओं से भिड़ गए, जिससे लड़ाई और भी भयंकर हो गई। भैरव ग्राम देवता के नौजवानों के बाद पुलिस के बीच में कूद पड़ने से लड़ाई और भी अधिक भयावह हो गई। जोरावर सिंह भी अपनी हारती हुई बाजी को महसूस कर रहा था और गुस्से में शेखर के सामने आ गया। इंस्पेक्टर, तुमने इस लड़ाई में कूदकर बहुत बड़ी गलती की है। ये लड़ाई अब तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। अंत किसका होगा जोरावर, ये तो वक्त ही बताएगा। इतना कहते हुए शेखर ने अपनी रिवॉल्वर जोरावर पर तान दी, लेकिन जोरावर सिंह इसके लिए पहले से ही तैयार था। उसने बिना सोचे शेखर पर गोली चला दी और शेखर लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। शेखर जमीन पर पड़ा दर्द से करहा रहा था, तभी यति की नजर उस पर पड़ी। वो चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ी। शेखर नहीं! यति दौड़कर शेखर के पास पहुंची, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुका था। यति ने मदद के लिए इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन सारे लोग लड़ाई में लगे हुए थे। भैरव, मुझे भैरव को बुलाना होगा। अगर वक्त रहते शेखर को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है।
यति भागती हुई भैरव की ओर जाने लगी। इधर भैरव जोरावर के डाकुओं को हराता हुआ मालती तक पहुंच चुका था। मालती उर्फ किरण देवी अब भैरव को अपने सामने देखकर डर से कांपने लगी थी। उसने मदद के लिए जोरावर की ओर देखा, लेकिन जोरावर शेखर पर गोली चलाने के बाद वहां से भाग चुका था। वो जानता था कि वो अपनी बाजी तो अब हारने वाला है और उसे हारती बाजी में लड़ने की आदत नहीं थी। इधर उधर मत देख किरण देवी, अब तेरी मदद को कोई नहीं आने वाला। जोरावर अपने बचे कुछ आदमियों के साथ यहाँ से भाग चुका है और उसके जो डाकू यहाँ थे उन्हें मैं पहले ही खत्म कर चुका हूँ। मालती भी सिचुएशन को समझ चुकी थी। वो जानती थी कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। वो भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन भैरव उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी बंदूक निकालकर उसके सिर पर तान दी। भैरव, हमका छोड़ दो। हमने जो कुछ भी किया वो सब हमरा पागलपन था। हमका छोड़ दो, हमका माफी दे दो। अब कोई माफी नहीं किरण देवी। तूने बार बार मेरे गांव, मेरे लोगों और मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। मैंने वादा किया था कि कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन अब ये वादा टूट चुका है। अब तुझे मारने के लिए मैं अपने वादे को तोड़कर रहूंगा। तेरे मरने के बाद ही अब मैं चैन की सांस लूंगा। इतना कहते हुए भैरव ने अपनी उंगलियां ट्रिगर पर कसनी शुरू कर दी। भैरव, ना, अरे नहीं, अरे ऐसा ना कर, हमका जाने दे। अरे तू क्या अपने बाबा साहेब का वादा भी तोड़ देगा? अरे औरत पर हाथ उठाएगा? हाँ? बाबा के लिए ही आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा, जैसे तूने मेरे बाबा की जान ली थी अपने हाथों से, ठीक वैसे ही। भैरव ने किरण देवी के सिर पर बंदूक तान रखी थी। वहां का माहौल पूरी तरह से तनाव से भर गया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और लोग बस यही देख रहे थे कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। इधर भैरव ट्रिगर पर अपनी उंगलियां कसता जा रहा था। किरण देवी बनी मालती ने जब ट्रिगर दबने की आवाज सुनी तो उसके रोंगटे खड़े होने लगे। नहीं, मैं माँ के लिए अपनी जान नहीं दे सकती। मैंने उनका बदला पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब और नहीं, मैं उनके लिए जान तो नहीं दे सकती। किरण देवी बनी मालती अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो तुरंत ही नाटक करती हुई भैरव के पैरों में गिर गई। भैरव, हमका माफ करी तो भैरव, हम तो उसे माफी मांगत है जो हम नहीं सब किया। भैरव, तो है अगर हमसे बदला लेने की है तो हमका हमारी हालत पे ही छोड़ दे। अरे देखो वैसन भी हमारी उम्र इतनी हो चली है कि कुछ सालन में हम खुद ही मर जाऊंगी। हमका छोड़ दो बबुआ, हमका छोड़ दो। नकली किरण देवी को इस तरह से गिड़गिड़ाते देख न सिर्फ भैरव बल्कि वहां मौजूद हर शख्स बुरी तरह से हैरान था। वहां मौजूद कोई भी शख्स इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि किरण देवी इस तरह भैरव के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांग रही है। सभी के चेहरे पर अजीब सा अविश्वास का भाव साफ दिख रहा था। अरे मैं जो देख रहा हूँ वो सच है ना? सच में किरण देवी भैरव के पैरों में गिरकर जान की भीख मांग रही है ना? हाँ भाई, ये किरण देवी ही है। और भाई इतना ज्यादा मत चौंको, जब बात जान की होती है ना तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। गांव वालों के लिए किरण देवी का इस तरह से जान की भीख मांगना किसी अजूबे से कम नहीं था। हर कोई मानता था कि जिस किरण देवी का घमंड हमेशा 7वें आसमान पर रहता है, वो इस तरह की हालत में मर जाना पसंद करेगी। लेकिन आज वो लोग जो सच देख रहे थे वो उनकी सोच से भी परे था। भैरव बिटवा, देखो एक तरह से तू ही तो हमरा नातिन जमाई ही हो ना। हमका बस एक आखिरी बार माफ करी दो बिटवा। हम तो उससे वादा करते हैं कि अब कभी भी हम तोहरे परिवार के खिलाफ कछु नहीं करेंगे। हमका मत मार बिटवा। किरण देवी, तुमने रिश्ते जोड़ने में बहुत देर कर दी है। अब कोई फायदा नहीं होने वाला। तुमने जो किया उसकी सजा से तुम बच नहीं सकती। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मालती ये देखकर सिहर सी गई कि भैरव की आंखें बिल्कुल ठंडी और खाली थी। वो समझ गई कि भैरव अब मानने वाला नहीं है। अब मैं कैसे बचूं?
क्या क्या भैरव को ये बता दूं कि मैं किरण देवी नहीं बल्कि मालती हूँ? नहीं नहीं, इससे बात और बिगड़ जाएगी। किरण देवी बनी मालती को अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर जैसे ही भैरव के बगल में खड़ी यति पर पड़ी, वैसे ही वो तुरंत ही भैरव के पैरों से उठकर यति के पैरों में गिर पड़ी। यति, यति बिटिया, अरे तू तो कुछ रहम कर बिटिया। देख, हम तोहरी दादी हैं, हम पर रहम करो बिटिया। तुम तो सब कुछ समझ सकती हो बिटिया, हमका बचा लो। हमसे गलती हो गई, हमका माफ कर दो बिटिया, माफ कर दो। किरण देवी को अपने पैरों में पड़ा देखकर यति भी एक पल को कांप सी गई। वो तुरंत पीछे हटने लगी और तभी उसने जैसे ही किरण देवी की आंखों में घड़ियाली आंसू देखे तो अचानक उसकी भी आंखें नफरत और दर्द से भर गईं। हालांकि वो अभी भी शेखर को लेकर परेशान थी, लेकिन किरण देवी के झूठे आंसू देखकर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। क्या कहा आपने? दादी? आप जानती भी हैं दादी होने का मतलब क्या है? अगर आप मेरी दादी ना होती तो मेरी जिंदगी में कभी भी इतने सारे दुख आते ही नहीं। और आपने जो मेरे साथ किया है ना, उसके बाद खुद भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। सिर्फ आपकी वजह से मेरा मायका और ससुराल दोनों तबाह हो गए, सिर्फ आपकी वजह से। और अब आप माफी मांग रहे हैं, और वो भी मुझसे। आपको माफी नहीं दी जा सकती, किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती। यति के मुंह से निकले इन शब्दों ने मालती की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। भैरव भी हैरानी से यति को देखने लगा। वो समझ गया था कि किरण देवी के झूठ से भरे शब्दों ने यति को उसके अतीत की कड़वी यादें याद दिला दी थी। भैरव, जो करना है जल्दी करो। वहां शेखर की हालत पल पल बिगड़ती जा रही है, हमें उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर जाना है। यति की बात सुनकर भैरव ने आखिरी फैसला करते हुए अपनी उंगलियां ट्रिगर पर कस दी। अब तुझे बचाने कोई नहीं आएगा किरण देवी, तेरा खेल खत्म हो चुका है। भैरव की धमकी ने माहौल में एक गहरी खामोशी फैला दी। लोग सांस रोककर इस पल का इंतजार कर रहे थे कि अब किरण देवी जैसी खतरनाक महिला का अंत होने जा रहा है। लेकिन तभी अचानक मालती ने एक आखिरी चाल चली। जब उसे अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तब उसने जमीन से धूल उठाई और भैरव के कुछ समझने से पहले ही उसकी आंखों में धूल झोंक दी। नहीं, हम इतनी आसानी से खुद को मरन नहीं देंगे। तो ये हमका मार ना पाएगा भैरव, हम तोरे हाथ इतनी आसानी से नहीं आएंगे। भैरव को किरण देवी से इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी और इसी वजह से वो उसकी चाल में फंस गया। मेरी आंखों में धूल झोंकने से तू बच नहीं पाएगी किरण देवी। बस कुछ ही सेकंड, फिर मैं तेरी आंखों में आंखें डालकर गोली चलाऊंगा, आंखों में आंखें डालकर। धूल के कारण भैरव कुछ पल के लिए पीछे हो गया। वहीं मालती इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगी। ये सब देखकर गांव वालों के बीच एकदम हलचल मच गई। लोग घबराते हुए इधर उधर देखने लगे। भैरव ने जब अपनी आंखें मलते हुए ये सब सुना तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। नहीं नहीं, मैं इतनी आसानी से किरण देवी को भागने नहीं दे सकता। मैं आज इसे जान से मार कर ही दम लूंगा। इतना कहते हुए भैरव फौरन पानी से अपनी आंखें साफ करने लगा और फिर गुस्से में वो तेजी से अपने घोड़े की तरफ दौड़ा। भैरव फौरन वहीं खड़े घोड़े पर सवार हो गया। पूरे जोश के साथ किरण देवी का पीछा करने की तैयारी में था। उसके सिर पर बदला लेने की धुन सवार हो चुकी थी। भैरव तेजी से निकली किरण देवी के करीब बढ़ रहा था और इधर मालती गांव से बाहर एक सुनसान इलाके की ओर भाग रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन जिंदा रहने की चाह की वजह से वो अपने कदम रोक नहीं पा रही थी। तभी उसने पीछे से आती घोड़े की आवाज सुनी और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। नहीं नहीं, भैरव मुझे पकड़ सकता है, मुझे और तेज भागना होगा। भाग मालती, भाग। मालती अपनी जान लगाकर भाग रही थी। तभी अचानक उसकी नजर गांव के बाहर सड़क पर खड़ी एक जीप पर पड़ी। वैसे ही उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने देखा कि सड़क के उस ओर कोई और नहीं बल्कि जोरावर सिंह था। जोरावर, हाँ हाँ, यह हमारी जान जरूर बचा सकता है। हाँ। जोरावर सिंह जो भैरव के खौफनाक रूप को देखकर गांव से निकल भागा था। वो अपने बचे खुचे साथियों के साथ वहां से भी निकल ही रहा था कि तभी उसने जैसे ही दूर से आती किरण देवी की चीख सुनी, वैसे ही वो हड़बड़ा गया।
इस बुढ़िया में कुछ तो बात है, बड़ी जीवट है ये तो। मालती ने जोरावर सिंह को जीप के पास खड़ा देखा और वो चीखती हुई उसकी ओर दौड़ी। वहीं जोरावर सिंह ने जब इस नकली किरण देवी को अपनी ओर आता देखा तो अचानक उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। जोरावर को वहां रुका देख मालती को अपनी जान बचाने की एक आखिरी उम्मीद दिख रही थी। वो बिना कुछ सोचे समझे जोरावर की ओर दौड़ने लगी। जोरावर रुके बेटवा, हमारी मदद कर, हम अभी आवत हा। मालती की आवाज में घबराहट और बेबसी साफ झलक रही थी। दौड़ते हुए वो इतनी तेज सांसें ले रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो हाँफ कर मर जाएगी, लेकिन बावजूद इसके उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने लड़खड़ाते कदमों से पूरी ताकत के साथ जोरावर की ओर दौड़ रही थी। उसे यही लग रहा था कि जोरावर उसे बचा लेगा, लेकिन तभी जोरावर ने दूर से आते भैरव को देखा और उसकी आंखों में डर भर गया। उसकी सांसें बिना दौड़ ही अचानक तेज हो गईं। उसने बिना एक पल की देरी किए हुए जीप में चाबी डाली और स्टार्ट कर दिया। नहीं, अब और नहीं, मर दो, जल्दी से जीप में बैठो, अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। जोरावर सिंह के साथ साथ उसके सारे आदमियों के भी चेहरों पर डर के भाव थे। जोरावर के हुक्म पर वो लोग तुरंत ही अपनी जीप में बैठ गए। पीछे अपनी पूरी जान लगाकर भाग रही मालती मदद के लिए चीखती जा रही थी, लेकिन जोरावर ने उसे दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। जोरावर रुक जाए, तुम्हारी मदद के बिना हम जिंदा ना बच पाएंगे। रुक जा, हम तोहरा हाथ जोड़त हूँ। जोरावर सिंह ऐसे जीप चला रहा था जैसे उसने अपने पीछे कोई भूत देख लिया हो। उसे अब सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी। भैरव का खौफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। किरण देवी, अगर मेरे दोनों बेटे आपू सिंह और बापू सिंह तुम्हारी बातों में ना आते तो आज वो जिंदा होते, पर मैं तुम्हारी बातों में आकर अपनी जान नहीं दूंगा। मैं चला यहाँ से। जोरावर सिंह मालती को छोड़कर जा चुका था। इधर किरण देवी अब सिर्फ पीछे से आ रहे भैरव के घोड़ों की तेज टापों की आवाज ही सुन पा रही थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी और मौत का डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो तेजी से दौड़ती रही, लेकिन भाग्य ने भी अब उसका साथ छोड़ दिया था। वो धूल उड़ाती हुई जोरावर की जीप को देखते हुए भाग रही थी कि अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। मालती इतनी तेज भाग रही थी कि वो अपना संतुलन भी नहीं बनाकर रख सकी और फिर अचानक वो वहीं बने एक पुराने और गहरे कुएं में गिर गई। बचाओ! कुएं में गिरते ही मालती की एक गहरी और दर्दनाक चीख बाहर तक सुनाई दी और फिर अचानक वहां कुछ ही पलों में सन्नाटा छा गया। भैरव भी अपने घोड़े के साथ अब तक वहां पहुंच चुका था। हालांकि उसकी आंखों में अब भी गुस्से की लपटें मौजूद थीं, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसका चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। तेरी मौत आज निश्चित थी किरण देवी, आज तेरा अंत हुआ। भैरव के साथ साथ काफी सारे गांव वाले भी उसके पीछे वहां तक आ पहुंचे थे। उन्होंने भी जब किरण देवी को अपनी आंखों के सामने कुएं में गिरते हुए देखा तो उनके भी चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। अब सबको समझ आ चुका था कि किरण देवी का अंत हो चुका था। वो उस पुराने कुएं में गिर गई थी और उसकी आखिरी चीख के साथ उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया था। सभी गांव वालों की आंखों में एक अजीब सी राहत और खुशी थी। लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्होंने एक लंबी लड़ाई जीत ली हो। आखिरकार किरण देवी का खात्मा हो गया। अब हमारे गांव पर कोई खतरा नहीं है। हाँ, इस गांव ने बहुत कुछ झेला है, अब हम चैन से जिएंगे। आज हमारी जीत हुई है, अब कोई खून खराबा नहीं, कोई मौत का खेल नहीं। मालती की मौत को किरण देवी की मौत समझ रहे गांव वालों को ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों की गुलामी की कैद से आजाद हो गए। लोगों के बीच धीरे धीरे हलचल बढ़ने लगी थी। सभी एक दूसरे से गले मिल रहे थे और बधाइयां दे रहे थे। समर्थ और कार्तिक के भी चेहरे पर मुस्कान थी। भैरव, महादेव ने आखिरकार न्याय कर ही दिया। अब हम सब चैन से जी पाएंगे। हाँ दादा, देखिए, इतने सालों बाद सभी गांव वाले भी बिल्कुल बेखौफ दिख रहे हैं। अब कहीं कोई डर नहीं है। सभी लोगों ने खुशी से भैरव को अपने कंधे पर उठा लिया। यति भी ये सब देखकर खुश थी,
लेकिन तभी अचानक एक गांव वाला घबराया हुआ दौड़ता हुआ वहां आया तो सभी चौंकते हुए उसकी ओर देखने लगे। समर्थ दादा, समर्थ दादा, भैरव जल्दी आइए। वाह, इंस्पेक्टर शेखर, इंस्पेक्टर साहब की हालत बहुत खराब है, जल्दी चलिए। यह सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया। सभी को याद था कि अगर जोरावर के हमले के बीच इंस्पेक्टर शेखर ने मदद ना की होती तो शायद जोरावर और उसके डाकुओं को गांव से खदेड़ पाना संभव ना हो पाता। शेखर का नाम सुनते ही भैरव और यति तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़े। खुशी के इस माहौल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। भैरव के साथ साथ गांव के बाकी लोग भी दौड़ते हुए शेखर के पास पहुंचे। शेखर की हालत बेहद गंभीर थी। उसकी भारी सांसें सभी को साफ सुनाई दे रही थी और उसके पेट से काफी सारा खून बह रहा था। शेखर सर के पेट में गोली लगी है, बहुत खून बह चुका है। इन्हें अबई अस्पताल ले जाना होगा। मैंने कहा था कि शेखर जी को पहले अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो शेखर जी की हालत कितनी खराब हो गई। अभी देर नहीं हुई है, हम जल्दी से इन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं। तुम चिंता मत करो गुड़िया, शेखर जी का बहुत खून बह चुका है, हमें जल्दी चलना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। समर्थ भी शेखर की हालत को देखकर परेशान हो चुका था। वो जानता था कि शेखर यहाँ पर सिर्फ यति को छोड़ने आया था और ऐसे में अगर उसके साथ कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उसी की होनी थी। उसने हड़बड़ाते हुए तुरंत ही अपने आदमियों को बुलाया। मर्दों, जल्दी से एक गाड़ी तैयार करो, हमें शेखर जी को फौरन अस्पताल पहुंचाना होगा। समर्थ के आदेश पर गांव के लोग तेजी से भागते हुए गाड़ी की तैयारी में लग गए। चारों ओर हलचल मच गई थी और माहौल में घबराहट और चिंता थी। समर्थ, भैरव, कार्तिक और लगभग पूरा गांव ही शेखर को बचाने की कोशिश में जुट चुका था। वो सब किरण देवी की मौत की बात बिल्कुल भूल ही चुके थे। फिलहाल उनके लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी थी, किसी भी हाल में शेखर को बचाना। भाई जल्दी करो, अगर शेखर सर को कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। जानते हो ना, शेखर सर एक अतिथि हैं और एक अतिथि का गांव में मारा जाना किसी अपशगुन से कम नहीं होता। जल्दी करो भाई, गाड़ी को चालू करो, हमें जल्दी से अस्पताल पहुंचना है। भैरव शेखर को अपनी बाहों में उठाए हुए गाड़ी की ओर चला आया और उसने तुरंत ही शेखर को धीरे से गाड़ी में लिटा दिया। भैरव के साथ साथ यति और समर्थ भी गाड़ी में बैठ गए थे। भैरव की बात पर ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और उसे गांव की कच्ची पक्की सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दिया। गांव वाले पीछे रह गए थे और जिस ग्राम देवता के मंदिर में आज ये सब कुछ हुआ था, वहां गांव के लोग शेखर के बचने की दुआएं करने लगे। इधर एक तरफ जहां भैरव जल्द से जल्द शेखर को लेकर अस्पताल पहुंचना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ भैरव से मिलने के लिए गांव आने वाली सुमन भी अस्पताल में ही मौजूद थी। सुमन का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ चिंता के भाव मौजूद थे और तभी उसके पास डॉक्टर तरुण आ खड़ा हुआ। तुम्हें इंतजार करवाने के लिए माफी चाहूंगा सुमन, चलो आओ मेरे कैबिन में बात करते हैं। तरुण की बात पर सुमन ने पहले तो घूर कर उसे देखा और फिर बिना कुछ बोले वो उसके साथ कैबिन में आ गई। अब बताओ सुमन, क्या बात है? तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों आई हो? डॉक्टर तरुण, तुमने मेरे प्रेग्नेंट होने की बात किसे बताई? सुमन के सवाल पर डॉक्टर तरुण हैरान रह गया। सुमन जी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये बात पूरी तरह से सिर्फ मेरे और आपके बीच ही है। मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए मैंने इस मामले में आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सुमन की आंखों में बेयकीनी और गुस्सा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर डॉक्टर ने ये बात किसी को नहीं बताई तो फिर उसके प्रेग्नेंट होने की खबर आखिर उस रहस्यमयी शख्स के पास कैसे पहुंच गई। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट उठने लगी थी। कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर तरुण ने जब किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताया तो फिर उस अनजान शख्स को मेरे बारे में ये बातें कैसे पता चली? कहीं यति की तरह उसने भी तो मेरे पीछे कोई जासूस नहीं लगाया? सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वहीं डॉक्टर तरुण भी सुमन की आंखों में मौजूद डर को देखकर थोड़ा गंभीर हो गया था। क्या बात है सुमन जी, सब कुछ ठीक तो है ना? आप चाहें तो अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। शायद मैं किसी तरह से आपकी मदद कर सकूं। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो बस उतना ही कीजिए जितना मैंने कहा है। प्लीज प्लीज मेरी बातें किसी और से शेयर मत कीजिएगा। और अगर कोई मेरे बारे में आपसे पूछताछ भी करता है तो प्लीज ये बात मुझे जरूर बताइएगा। जरूर। सुमन गंभीर नजरों से डॉक्टर तरुण को देखने लगी और बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल आई। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये खबर उस मिस्टीरियस मैन तक पहुंची कैसे। कहीं कोई मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। सुमन के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। वो खुद से सवाल करती हुई अपने ही घर की ओर निकल गई। सुमन को अस्पताल से निकले अभी कुछ ही सेकंड हुए थे कि तभी भैरव शेखर को लेकर अस्पताल आ पहुंचा। भैरव ने हड़बड़ाते हुए तुरंत ही शेखर को बाहर निकाला। शेखर की सांसें अब और भी ज्यादा धीमी हो चुकी थी। भैरव अपनी बाहों में उसे लेकर अस्पताल के गेट पर आ पहुंचा था। अस्पताल के कर्मचारी ने उसे देखा तो वो तुरंत ही दौड़ते हुए स्ट्रेचर लेकर आ गए और शेखर को जल्दी से अंदर ले जाने लगे। जल्दी करो, इनकी हालत बहुत खराब है, हमें फौरन इलाज शुरू करना होगा। सर, हम इसे लेकर जाते हैं, तब तक आप पेशेंट का फॉर्म भर दीजिए। गुड़िया, हमें फॉर्म भरना होगा। भैरव ने देखा कि यति की आंखों में आंसू थे। उसकी आवाज में दर्द और चेहरे पर मौजूद घबराहट से साफ झलक रहा था कि वो शेखर को लेकर कितनी ज्यादा फिक्रमंद थी। गुड़िया, चिंता मत करो, शेखर जी ठीक हो जाएंगे। ठीक होना ही चाहिए भैरव, क्योंकि वो सिर्फ मुझे गांव छोड़ने के लिए नहीं आए। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। भैरव यति की मजबूरी समझ रहा था। वो जानता था कि शेखर ने यति की उस वक्त मदद की थी जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो बस आंखों में आंसू लिए यति को देखता रहा। इस बीच अस्पताल में शेखर का इलाज शुरू हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ गांव में धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा था। लोग ग्राम देवता मंदिर में बैठे शेखर को अस्पताल ले जाने और किरण देवी के मारे जाने की बातें कर रहे थे, जबकि इसी बीच एक पेड़ के पीछे छिपकर अर्नब ये सब देख रहा था। उसके साथ उसका नया साथी मकबूल भी मौजूद था। अर्नब की आंखों में हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि बड़ी ठकुराइन किरण देवी मारी गई। मुझे अब भी सब कुछ नामुमकिन सा लग रहा है। पर अर्नब, गांव वालों के साथ साथ हम लोगों ने भी देखा कि किरण देवी कुएं में गिर गई है। हाँ मकबूल, देखा तो मैंने भी था, लेकिन भाई कभी कभी आंखों देखी चीजें भी झूठी साबित हो जाती हैं। और बड़ी मालकिन के मामले में मैं तब तक इस बात का यकीन नहीं करूंगा जब तक कि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। कभी कभी लगता है कि उनका मरना ही नामुमकिन है। अर्नब भाई, जो हो गया सो हो गया, पर अब ये बताओ आगे क्या करना है? तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे साथ गांव आऊं तो किरण देवी हमें पैसे जरूर देगी, पर अब देखो उसी किरण देवी का काम तमाम हो गया है। मकबूल, मुझे तुम्हारे पैसों के बारे में कुछ सोचना होगा, पर पहले एक बात बताओ, तुमने बड़ी मालकिन की जासूसी अच्छे से की थी ना? दरअसल अर्नब ने मकबूल को किरण देवी की जासूसी करने के काम पर लगाया था। हालांकि मकबूल ने ये काम अच्छा तो किया था, लेकिन वो इस बात का पता नहीं लगा पाया था कि किरण देवी असल में किरण देवी नहीं बल्कि मालती थी। हाँ अर्नब, मैंने सब अच्छे से किया था, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मकबूल, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर बड़ी मालकिन जेल से बाहर कैसे निकली, और इतनी शातिर औरत आखिर इस तरह कुएं में गिरकर मर कैसे गई। मुझे तो अब भी ये सब कुछ नामुमकिन सा लग रहा है। जो हो गया सो हो गया अर्नब, लेकिन अब ये बताओ आखिर हम क्या करेंगे? हमारा प्लान तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मकबूल भाई, मैंने कहा ना, मैं पैसों का कुछ करता हूँ, लेकिन अभी मुझे पहले ये सोचने दो कि आखिर मुझे आगे क्या करना है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी पत्नी यति मेरे पास वापस आ जाए? आखिर मैं ऐसा क्या करूं
कि मैं भैरव को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख सकूं। भाई बुरा मत मानना, लेकिन मैंने जिस तरह से भैरव को लड़ते हुए देखा है ना, उसके बाद तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यार भैरव तुम्हारे हाथों से नहीं मर सकता। उसे बस किरण देवी जैसी शातिर औरत ही मार सकती थी, जो कि अब खुद ही मर गई है। अर्नब ने मकबूल की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर परेशानी और डर दोनों के भाव मौजूद थे। अर्णव, अब हम क्या करेंगे? अभी जिस तरह की हालत है उसमें भैरव को मारना अब नामुमकिन है। हमें शहर वापस जाना चाहिए। हाँ मकबूल, हम लोग शहर ही वापस जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर और गांव में रुकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ गांव में और क्या क्या होता है। अर्नब अभी गांव पर थोड़ी देर और नजर रखना चाहता था और उधर शेखर को अस्पताल ले जाने के बाद गांव में हलचल बढ़ती जा रही थी। हालांकि किरण देवी गांव की दुश्मन थी, लेकिन सादगी भरे ये गांव वाले किसी भी लाश का अपमान करना नहीं जानते थे। ग्राम देवता के मंदिर में शेखर के ठीक होने की प्रार्थना करने के बाद गांव के सीधे साधे लोग किरण देवी के दाह संस्कार की तैयारियों में जुट गए थे। खुद कार्तिक भी किरण देवी के इस दाह संस्कार कार्यक्रम में शामिल था। वो भी किरण देवी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने में लगा हुआ था और उसे भी अपने कानों में गांव वालों की तरह तरह की बातें सुनाई दे रही थी। आखिरकार किरण देवी को उसके कर्मों की सजा मिल गई। गांव वालों को आखिरकार परसों बाद उसकी पुरानी शांति वापस मिल ही गई। चलो, गांव के छोरों ने उसकी लाश कुएं से बाहर निकाल ली है। हाँ, वरना क्या पता मरने के बाद अब किरण देवी की आत्मा ही गांव में आतंक फैलाना शुरू कर दे। गांव के लोग किरण देवी के बुरे कर्मों के बारे में बातें करते हुए उसे अंतिम विदाई देने की तैयारी कर रहे थे। इधर गांव के लड़कों ने जल्द ही आम की लकड़ियों से एक चिता सजा दी थी और कुछ लोगों ने मिलकर लाश को चिता पर भी लिटा दिया था। चलो डोम राजा, मुखाग्नि दे दो। कार्तिक के हुक्म देते ही शमशान में डोम राजा ने तुरंत ही चिता को मुखाग्नि दे दी और मालती की वो चिता एक झटके में भभक कर जल उठी। उस जलती चिता को देखकर हर ओर एक अजीब सी शांति फैल गई। लोग उस जलती चिता को देखकर राहत की सांस लेने लगे थे। भाई, इतने सालों से जो किरण देवी का आतंक गांव पर मंडरा रहा था, अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हमारा गांव फिर से पहले जैसा हो जाएगा। हाँ भाई, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो किरण देवी ही थी जिसकी वजह से गांव में जोरावर सिंह जैसे डाकू आते थे, लेकिन अब देखना, किरण देवी के मरने के बाद कोई भी डाकू गांव में झांकने की हिम्मत तक नहीं कर पाएगा। गांव वाले किरण देवी की जलती चिता को देखकर खुश थे और उधर पेड़ के पीछे छिपकर ये सब कुछ देख रहे थे। अर्नब की सांसें धीमी होने लगी थी। उसकी आंखों में हैरानी और उदासी मौजूद थी। वो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी बड़ी मालकिन अब इस दुनिया में नहीं रही। अर्नब के लिए ये किसी झटके की तरह था। मकबूल, मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि जिस बड़ी ठकुराइन ने पूरे गांव को अपनी उंगलियों पर नचाया था, उसका अंत इस तरह से हो जाएगा। यही दुनिया की सच्चाई है अर्णव भाई। चाहे कोई अच्छे कर्म करे या बुरे, एक ना एक दिन जाना हम सबको ऊपर वाले के पास ही है। एक दिन तुम भी मरोगे और मैं भी मरूंगा। मकबूल की गहरी बातें सुनकर अर्नब ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। मकबूल भाई, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। भैरव को मारना अब हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तुम कह रहे थे ना कि हमें शहर चलना चाहिए। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, हमें शहर लौटना होगा। यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। इतना कहते हुए अर्नब अपनी भारी सांसों के साथ तुरंत ही गांव से बाहर निकल गया। मकबूल भी सिर झुकाए हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। उन दोनों के चेहरे पर हार और गहरी निराशा के भाव साफ दिख रहे थे। अर्नब और मकबूल दोनों शहर की ओर निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ शहर में सुमन भी अस्पताल से लौटने के बाद घर आ चुकी थी। सुमन के चेहरे पर गहरी चिंता और उलझन के भाव थे। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। एक तरफ जहां वो ये सोच रही थी कि आखिर वो अनजान शख्स
कैसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जान गया। वहीं दूसरी ओर गांव में हो रही घटनाओं से अनजान उसके दिमाग में यह भी चल रहा था कि क्या उसे भैरव के पास गांव जाना चाहिए या नहीं। वो इसी उधेड़-बुन में थी कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। सुमन ने देखा कि ये उसी शख्स का कॉल था। उसने धीरे से फोन रिसीव कर लिया। तो तुम्हें पता चल गया कि मैं घर आई? नहीं तो मैंने तो तुम्हें बस एक और बात बताने के लिए कॉल किया था। उस शख्स की इस बात को सुनकर सुमन अचानक से गंभीर हो गई। वो जानती थी कि फोन पर मौजूद ये शख्स हमेशा ऐसी बातें बताता है जिनके बारे में कुछ सोच पाना भी संभव नहीं है। सुमन, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि भैरव अब तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आएगा। उसने तुमसे जो शादी का वादा किया था वो कभी उसको पूरा नहीं करेगा। उस शख्स की ये बात सुनकर सुमन का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में अचानक डर और हैरानी के भाव उभर आए और उसने फोन को कसकर पकड़ लिया। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम होश में तो हो? जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? हाँ सुमन जी, मैं पूरी तरह से होश में हूँ। उसी तरह के होश में जिस तरह के होश में तुमने भैरव से प्यार किया था। देखो, तुम भी जानते हो मुझे बातों को घुमाना पसंद नहीं। जो बोलना है सीधा सीधा बोलो, क्या हुआ है? सुमन, तुम्हारे भैरव ने किरण देवी को मार डाला है और अब वो तुम्हारे पास इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसने अपना मन बना लिया है कि वो यति के साथ ही अपनी पुरानी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करेगा। उसकी जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा हो तो तुम शहर में मौजूद अस्पताल जाकर देख सकती हो कि कैसे यति भैरव के सीने पर सिर रखकर रो रही है। फोन पर मौजूद उस शख्स की बात सुन सुमन कांपने लगी। उसकी सांसें एकदम से भारी होने लगी और उसकी आंखों में एक गहरा सदमा साफ झलक रहा था। वो जानती थी कि अगर किरण देवी मरी तो इसका मतलब है कि भैरव और यति साथ हैं। उसके पास अब पूछने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसके शब्द उसके गले में अटकने लगे थे, लेकिन फोन पर मौजूद वो शख्स अब भी शांत नहीं हुआ था। क्या हुआ सुमन? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है क्या? मैंने तुम्हें तब भी आगाह किया था जब वो यति भैरव के साथ गांव में थी, और अब भी मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ जब वो यति के साथ अस्पताल में है। जाओ, अगर तुम्हें सच में भैरव चाहिए, अगर तुम्हारे अंदर सच में हिम्मत है तो जाओ और यति को भैरव से दूर कर दो। तुम जो भी हो, लेकिन तुम मुझे जानते नहीं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं जो डरकर पीछे हट जाएगी। अरे मैं अगर प्यार करना चाहती हूँ तो लड़कर अपना प्यार वापस पाना भी जानती हूँ। भैरव ने मुझसे शादी का वादा किया है। उसने मुझसे शादी करने के लिए ब्लैंक पेपर पर दस्तखत भी किए हैं। उसे हर हाल में मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे इरादे जानकर बहुत अच्छा लगा सुमन, लेकिन बुरा मत मानना। मुझे लगता है कि भैरव का दिल अभी भी यति के साथ है। वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। तुम चाहे जो भी कर लो, मुझे नहीं लगता कि वो अब तुम्हारे पास लौटेगा। वैसे सुमन, मेरे कहने पर तुम गांव तो नहीं गई, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि तुम एक बार अस्पताल जरूर जाओ। वहां तुम भैरव को रंगे हाथों पकड़ सकती हो। चलो ठीक है, अब मैं